अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरीज़ एंड वेजेस। और आज इसमें हम सीखेंगे कि ऑडिट फॉर्म्स में सैलरीज़ एंड वेजेस को कैसे वेरीफाई किया जाता है। सैलरीज़ एंड वेजेस जो है वो उसकी वेरिफिकेशन बहुत ही यूनिक है और बहुत ही डिफरेंट है, मतलब बाकी हेड्स से। ये एक्सपेंसेस का ही पार्ट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैसे जो है वो वेरीफाई किया जाता है, तो ये उसी का ही पार्ट होता है। लेकिन इसकी जो है फर्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया होगा कि जो ऑडिट टीम जाती है उसमें हर जो है ईच मेंबर जो है वो डिफरेंट हेड्स पर काम करता है। हेड्स मीन कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट हेड्स उनको एलोकेटेड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, कैश एंड बैंक। तो ये डिफरेंट हेड्स हैं, इनको जो हैं डिफरेंट ऑडिट टीम मेंबर को एलोकेटेड किए जाते हैं और वो उस पर वर्किंग करता है उनको वेरीफाई करने के लिए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिस टीम मेंबर को गिवन होते हैं तो उस पे जो है वो वेरिफिकेशन के लिए वो वर्किंग करता है। लेकिन सैलरीज़ एंड वेजेस जो हैं वो बहुत ही कम्प्लेक्स, जैसे वो एक हेड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही, लेकिन उस पर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मेंबर जो है वो वर्किंग नहीं करता। मतलब मुश्किल होता है कि वो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर भी जो है वर्किंग करे, उनकी वेरिफिकेशन भी करे और साथ में जो है सैलरीज़ भी करें। सैलरीज़ का जो है बहुत ही मतलब कम्प्लेक्स उसमें कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत ही कम्प्लेक्स हेड है, रिस्की भी है। तो इसीलिए जो है वो मैनेज नहीं हो पाता विद इन द टाइम लिमिट। तो इसीलिए जो है वो सैलरीज़ एंड वेजेस पर एक डिफरेंट टीम मेंबर वर्क करता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर एक सेपरेट मेंबर जो है वो वर्किंग करता है। तो इसको जो है आज डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है मतलब इसको वेरीफाई किया जाता है। मैं पहले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है मतलब आप जो परफॉर्मेंस देख सकते हैं ऊपर ये एक्सेल में, तो ये क्लाइंट नेम, पीरियड एंड अकाउंट हेड, ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियोस में। तो इसको जो है मैं टाइम सेव करने के लिए पर जो है बात नहीं करूँगा। अगर वर्किंग पेपर कैसे प्रिपेयर करते हैं वो जानने के लिए आपको लास्ट वीडियो ही देखनी होगी। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, कौन से ऑडिट प्रोसीजर जो हैं वो अप्लाई करते हैं और कैसे जो है मतलब अल्टीमेट वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं सैलरीज़ एंड वेजेस की। तो सैलरीज़ एंड वेजेस में लीड शीट में हमारे पास जो है वो आ जाता है ये टोटल जो सैलरीज़ एंड वेजेस हैं एंड अदर अलाउंसेस, वो टोटल जो है कितनी आ रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही वेरीफाई करते हैं, तो वहीं से ही हमें जो है फिगर उठानी है इस करंट पीरियड की और उन्हीं की वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, इसी तरह ये दोनों का जो कंबाइन सम किया हुआ है हमने 46.6 मिलियन। तो ये जो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में उधर एक्सपेंसेस में शो हो रहा होगा 46.6 मिलियन की सैलरीज़ एंड वेजेस एंड अदर अलाउंसेस के नाम से। तो फर्स्ट में लीड शीट में हमारे पास ये आ जाता है कि हम वेरिफिकेशन जो है वो किस अकाउंट हेड की करने वाले हैं। देन हमारे पास इसमें हम एनालिटिकली भी थोड़ा देखते हैं कि लास्ट ईयर से जो है कंपैरेटिव से वो कितनी जो है वेरी कर रही हैं। तो ये हमारे पास प्रायर पीरियड की वैल्यूज़ आ गई हैं। इस तरह वेरिएंस हमने फाइंड आउट कर लिया, वेरिएंस इन दोनों का डिफरेंस लेके, तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाता है, परसेंटेज में भी आ जाता है। अब 7% जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं सैलरीज़। तो इसको भी हमने फिर फर्दर जो है अब जो है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से और ऑडिट की वर्किंग से जो है हमें आइडिया हो जाएगा एट द एंड कि ये सैलरीज़ एंड वेजेस इंक्रीज़ क्यों हुई हैं 7%। मोस्ट प्रोबेबली इसमें या तो इंक्रीमेंट जो है वो दिया जाता है एम्प्लॉइज़ को, या जो है न्यू जॉइनर्स वो आए होते हैं तो
इसीलिए जो है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। और डिक्रीज़ की रीज़न ये मोस्ट लाइकली यही होता है कि वो एम्प्लॉइज़ ने रिज़ाइन किया होगा या टर्मिनेट हुए होंगे, तो लीवर्स आ रहे होंगे हमारे पास। और वो जो है मतलब जॉइनर से जो है लीवर्स की वो अमाउंट या जो है वो ज़्यादा होगी, तो इसी उस केस में फिर हमारे पास ये डिक्रीज़ हो रहा होता है। और नेक्स्ट हमारे पास अलाउंसेस का है। अलाउंसेस 56 मिलियन सॉरी कह रहा हूँ 56% जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। तो इसका भी हम वेरीफाई करेंगे फर्दर कि ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल फाइंड आउट कि ये अलाउंसेस जो हैं वो इतनी इंक्रीज़ क्यों हुई हैं। ठीक है, तो नीचे हमारे पास आ जाता है ये वर्क डन हम लिख लेते हैं, ताकि हम बाद में हमें जो है वो इस तरह होता है कि अभी रिव्यू अगर कराना होता है मैनेजर्स को आफ्टर द ऑडिट एग्जीक्यूशन वर्क, तो उस केस में हमारे पास मतलब बीच में गैप आ जाता है, तो अक्सर हमसे वर्किंग भूल जाती हैं कि हमने वर्किंग उस पर क्या की थी और प्रोसीजर जो है हमने कौन से अप्लाई किया। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है अपने पास लिख लेते हैं कि ये वर्क डन हमने क्या क्या काम किया है इस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है जस्ट इस शीट में तो मैंने सिर्फ वैल्यूज़ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाई हैं और इधर जो है वो कॉपी एंड पेस्ट किए हैं यहाँ पर, और उनका जो है वेरिएंस फाइंड आउट किया है। तो इसमें मैंने जस्ट इतना ही लिखा है सैलरीज एंड वेजेस अमाउंट्स आर टेकन फ्रॉम लेजर एंड कंपेयर्ड विद प्राइर ईयर टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस। ठीक है, यहाँ से जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है ये लिखने से। तो वो अगर हम रिव्यू के दौरान हम जो हैं डिफरेंट क्लाइंट पर हुए और हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो मुश्किल हो, तो उस केस में मैनेजर अगर हमारी वर्किंग देखता है या कोई और देखता है तो उसको खुद ही पता लग जाता है यहाँ से देख के कि भाई इसमें जो है वो क्या काम हुआ है इस स्पेसिफिक शीट पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं इसका ब्रेकअप आ जाता है कि सैलरीज़ का जो है वो एंड अलाउंसेस का, वो उसके अंदर फर्दर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सम अप होके ये 46.6 मिलियन बन रही है। तो ये हमारे पास उसमें सैलरीज़ भी हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी हैं, अदर लेबर कोस्ट। अच्छा, ये मैंने जो है अब सैलरीज़ एंड वेजेस तो हमारे पास ये उसमें आ गई हैं, वहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब ये जो ब्रेकअप है ये हमारे पास कहाँ से आएगा, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी जो है वो बनाई हुई है, तो वो डेटा एनालिसिस इन एक्सटर्नल ऑडिट के नाम से, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है हम जनरल लेजर से सिर्फ ये पोर्शन, ये ब्रेकअप सैलरीज़ का ये हम कैसे पिक कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारे लिए जब डेटा एनालिसिस करते हैं हम एट द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट एग्जीक्यूशन वर्क, तो हमारे लिए मतलब उसमें फिर बहुत आसानी हो जाती है उस पर जो है फर्दर वर्किंग करने के लिए। तो ये जो ब्रेकअप है ये मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, टाइम उसमें बड़ा कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है हम कैसे ब्रेकअप जो है डिफरेंट हेड्स का फर्दर ब्रेकअप जो उसके अंदर चीज़ें जो भी आ रही होती हैं, जो उनसे भी एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, तो वो हम कैसे जो हैं अपने लिए इजी बना सकते हैं। और ये इससे हमारे आप देख सकते हैं कि हमें बहुत इजी हो गया, सैलरीज़ हमारे पास अलग से आ गया कि सिर्फ जो सैलरीज़ हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ जो दी जाती हैं एम्प्लॉइज़ को, तो ये सिर्फ वही सैलरीज़ हैं, वो 40 मिलियन की है। 46.6 मिलियन में 40 मिलियन हमारे पास सिर्फ सैलरीज़ हैं, तो बाकी क्या है, तो बाकी हम जो है डेटा एनालिसिस से हम वो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे जो है मतलब ये ब्रेकअप का फ़ायदा हमें क्या होता है कि हमें फ़र्दर जो है उसमें वेरिएंसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो इसमें जो इंक्रीज़ है ओवरऑल सैलरीज एंड वेजेस में 7% और एंड 56% का, तो वो जो है स्पेसिफिकली किस चीज़ से जो है वो किस एक्सपेंस से जो है वो है। जैसे आप देख सकते हैं 342% का इंक्रीज़ अदर लेबर कॉस्ट में है। तो ये अदर लेबर कॉस्ट जो है वो क्या है, तो इसको हम
फिर इस पर डिटेल टेस्टिंग करेंगे कि ये इतना जो है इंक्रीज़ हुआ है तो इसके रीज़न्स क्या हैं। तो इससे जो है हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें किस चीज़ पर डिटेल वर्किंग करनी चाहिए, डिटेल टेस्टिंग करनी चाहिए किस चीज़ की और किसकी कम करनी चाहिए। 7% है, 7% में हम पहले ही मैंने जैसे बताया कि जॉइनर्स आए होंगे, इंक्रीमेंट दिया होगा तो उस केस में बढ़ सकती है। तो ये हम बाद में सिर्फ वो देख के जॉइनर्स एंड लीवर्स की डिटेल देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से। उस पर जो है डिटेल वर्किंग की ज़रूरत नहीं होगी। 69 जो % का वो आया है तो इसका भी जो है मेडिकल इंश्योरेंस में, तो ये इंश्योरेंस जो मेडिकल इंश्योरेंस उसकी अमाउंट होगी, एक्सपेंस होगा, तो वो इस साल उसमें भी इंक्रीमेंट आया होगा, टर्म्स चेंज हुई होगी, ये एग्रीमेंट में इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ होगा पहले, तो इस साल में जो है वो अमाउंट इंक्रीज़ हो गई होगी, तो उस रीज़न से ये आ सकता है। तो ये हम जो है एग्रीमेंट देख सकते हैं इसका। 342% जो हैं ये हम यहाँ से देख के जो है मतलब नहीं कह सकते कि ये इसमें इतना इंक्रीज़ किस वजह से आया होगा, तो इसलिए इस पर डिटेल वर्किंग फिर हमें देन करनी होगी। ठीक है, तो ये ब्रेकअप का हमारे लिए ये फ़ायदा हो गया कि हम यहाँ से अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करके हम देख सकते हैं कि भाई किस पर जो है वो, एंड मटीरियलिटी को भी ऑब्वियसली कंसिडर करते हुए हम देख सकते हैं कि किस में डिटेल वर्किंग करनी है और किस में कम वर्किंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें वो भी आ गए नीचे कि जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है क्यों हुई है, ये हम एट द एंड लिखते हैं वेरिएंसेस के। ये जैसे ABC मैंने इधर एनोटेशंस दी हुई हैं, तो इसको फर्दर एक्सप्लेन फिर मैंने यहाँ किया हुआ है कि ये इंक्रीज़ जो है देख सकते हैं, सैलरीज हैज़ बीन इंक्रीज बाय 7 ड्यू टू इंक्रीमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, या जॉइनर्स आए होंगे या इंक्रीमेंट लगा होगा, तो इसमें इस केस में हमारे पास इंक्रीमेंट ही आया है, तो इसीलिए जो है सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये डिफरेंट जो है हम फिर आफ्टर दी ऑडिट एग्जीक्यूशन वर्क जब सारी चीज़ों पर हम वेरीफाई कर लें और अंडरस्टैंडिंग ले लें, तो एट द एंड फिर हम इसको यहाँ पर रिटन डाउन कर सकते हैं कि इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों आया है। क्योंकि ऑडिट रिव्यू में देन हमसे मैनेजर जो है वो ये एक्सप्लेनेशन भी मांगता है अक्सर कि ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो हैं इसकी रीज़न बताओ क्यों आई हैं। तो उस केस में हमारे पास यहाँ ऑलरेडी लिखी होगी, तो यहाँ से हम जो है वो देख के बता सकते हैं कि भाई ये इंक्रीज़ क्यों आया है और डिक्रीज़ क्यों आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सैलरीज़ की भी अभी डिफरेंट अभी वर्किंग हुई होगी, ये देख सकते हैं सैलरीज़ का जो है वो नाम दिया हुआ है इस शीट को। तो सैलरीज़ की सैलरीज़ मंथली जो है इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो सकता है कि सैलरी मंथली हमने बनाई है इस केस में। और ये मंथली हमारे पास कैसे आया है, जनवरी में कितनी सैलरीज पे हुई हैं, फेब में कितनी हुई हैं, तो ये भी आपको उसी डेटा एनालिसिस की वीडियो से पता लग जाएगा कि ये मैंने जो है वो कैसे, ये चीज़ हम मैनेजमेंट से डिमांड नहीं करते और ना ही मैनेजमेंट ये मंथली जो है हमें प्रिपेयर करके देता है। वो हमें जस्ट जो है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके जो है मतलब ऑडिट एविडेंसेस जो हैं हम डिमांड कर सकते हैं। ये जो वर्किंग है ये हमें ख़ुद करनी होती हैं इसको एनालिटिकली देखने के लिए। तो ये डेटा एनालिसिस जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो मंथली हमारे पास आया हुआ, तो इसको हम जनरल लेजर में कैसे निकाल सकते हैं इस मंथली को। क्या हमारे पास जो है वो, क्योंकि वहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास पूरे साल की एक्सपेंस आ रहा होता है सैलरीज एंड वेजेस का, तो वहाँ से देख के तो हम ये नहीं देख सकते कि ये मंथली जो है कितनी पे हो रही होगी, ईयर 1 ये जनवरी में कितनी हो रही होगी, फेब में कितनी हो रही होगी सैलरीज पे की पेमेंट। तो वो हमें ख़ुद ही डेटा एनालिसिस करके हमें ख़ुद ही फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ये इसका भी जो है मतलब वो उसमें भी हेल्प करता है, ये भी मंथली बनाने में भी, कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो है कितना जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ कितना है। देख सकते हैं फेब का जो है मैंने जनवरी एंड फरवरी का जो है डिफरेंस लिया हुआ है,
तो यहाँ से अभी हम देख सकते हैं कि मंथ वाइज जो है कितना चेंज आ रहा है सैलरीज़ में। अगर ज़्यादा चेंज आ रहा है तो उस स्पेसिफिक मंथ को, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें देख सकते हैं 44% आ रहा है मई में। तो ये हम जो है फिर इस पर डिटेल वर्किंग कर सकते हैं कि ये मई में इतनी इंक्रीज़ क्यों हुई है, क्योंकि जनवरी फरवरी में 100% 1%, तो ये तो इतनी कोई अमाउंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुई, कुछ ज़्यादा नहीं हुई। तो इसलिए जो है इस पर ज़्यादा डिटेल वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जो जिसमें सिग्निफिकेंट वेरिएंस आया हो तो उसी पर ही डिटेल वर्किंग करनी होगी टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि ऑडिट में हमारे पास जो है वो टाइम इतना नहीं होता। तो उस केस में और ऑडिट में ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 100% वेरिफिकेशन भी नहीं करते। तो इसीलिए टाइम सेविंग के लिए हम जस्ट जो है एनालिटिकली देखते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस को ही डिटेल में टेस्टिंग करते हैं। तो इससे जो है हम देख सकते हैं एरियर्स जो आए हैं 8 लाख के, 13 सैलरी आई है। 13 सैलरी जो है आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये मतलब समझ ले एक एडिशनल सैलरी है। जैसे एनुअली जो है वो 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स की ही वो होती हैं, ये सैलरीज होती हैं। लेकिन 13 सैलरी ये है कि एक टाइप का मतलब बोनस समझ लें कि ये जो है एक एडिशनल सैलरी एनुअली जो है एम्प्लॉयज़ को ये कंपनी देती होगी। तो 13 सैलरी के नाम से उन्होंने जो है अपने बुक्स में ये रिकॉर्ड किया हुआ है। अदर्स में हमारे पास अदर अलाउंसेस में सेम अमाउंट आ रही है। तो इससे जो है हम देख सकते हैं कि इस पर जो है कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो है हम ओनली अप्रूवल ले सकते हैं कि ये अदर अलाउंसेस जो हैं वो इसका अप्रूवल दे दें कि ये जो है हर मंथ में इतनी ही पे होगी। इसका ऑब्वियसली कोई अप्रूवल होगा या कोई एग्रीमेंट होगा एम्प्लॉइज़ के साथ कि हम आपको मंथली जो है वो इतना देंगे। तो इसको हम वहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम एग्रीमेंट और अप्रूवल जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं, इसमें भी हमने जो है वो लिखे हैं नीचे वेरिएंसेस क्यों इंक्रीज़ डिक्रीज़ किस रीज़न्स की वजह से आया है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल पर। अच्छा, ये जो है सैलरीज एंड वेजेस में बहुत ही मतलब समझ लें ये इम्पोर्टेंट होती हैं, और जहाँ सैलरीज एंड वेजेस हो वहाँ पर आपने ये ग्लोबल जो है वो अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। तो ये ग्लोबल जो है आपने बनाना ही है उस केस में सैलरीज एंड वेजेस में। ग्लोबल जो है वो क्या होता है, वो एक एक्सपेक्टेशन हम बनाते हैं कि जनवरी पहले मंथ में हमारे पास सैलरी जो थी, ये आप देख सकते हैं पहले मंथ में सैलरीज, ये वाली जो अमाउंट है ना, ये हमने वहाँ से उठाई है। जैसे ये जो पिछली अमाउंट हमने देखी है जनवरी वाली, ये हमारे पास आ रही है लेजर में, जो उनकी बुक्स में आ रही हैं क्लाइंट्स की बुक में कि जनवरी में हमारी इतनी पेमेंट हुई है। इसमें ऑब्वियसली अभी आप देख सकते हैं अदर अलाउंसेस भी ऐड हुआ है। टोटल हमारे पास इतनी है जो जनवरी में पेमेंट हुई है। तो ये तो लेजर में है, लेकिन हम ये जो अमाउंट है ये हमने कहाँ से पिक की है, ये हम लेते हैं वहाँ ट्रांसफ़र लेटर लेते हैं ये क्लाइंट से कि जब वो सैलरी एम्प्लॉयज़ को जब पे करते हैं तो बैंक के थ्रू ही ऑब्वियसली पे करते हैं। तो उस केस में वो जो है कंपनी ट्रांसफ़र लेटर एक इशू करती हैं ये बैंक्स को, अपने बैंक्स को, कि इतनी जो अमाउंट है टोटल 2.8 मिलियन की, ये जो है आप एम्प्लॉयज़ की वो देते हैं डिटेल भी सारी, और उनको जो है ट्रांसफ़र लेटर उनको दे देते हैं कि इस एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में इतनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र जो है कर दें। वो हर मंथ में ये ट्रांसफ़र लेटर देते हैं कंपनीज़, और ये अमाउंट जो है ये हमने वहाँ से पिक की है। और आगे भी हमारे पास एम्प्लॉई वाइज मंथली आ रहा होता है, ये आप देख सकते हैं हर एम्प्लॉई की जो है ये ABC मैंने नाम दिए हुए हैं। हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है 1 2 3। तो जनवरी में जो है इस एम्प्लॉयज़ को इतनी पेमेंट हुई है। अच्छा, ये जो हमारे पास ये एम्प्लॉय वाइज मंथली ये हम क्लाइंट से डिमांड करते हैं, वो उन्होंने ऑब्वियसली जो सैलरीज़
उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखी हैं तो उन पर जो है कोई वर्किंग उन्होंने की होगी बैक एंड पर, तो उनके पास ये डेटा जो है वो अवेलेबल होता है। तो ये हम उनसे डिमांड कर सकते हैं कि जो है हमें एम्प्लॉय वाइज मंथली जो है हमें दे दें, तो वहाँ से हमारे पास ये अमाउंट आ जाती हैं। टोटल आप देख सकते हैं इसमें इतना है। अच्छा, ये जनवरी हमारे पास तो सारे एम्प्लॉयज़ को कितना जो है एम्प्लॉय 1 को इतना 1,72,000, टू एम्प्लॉय 2 को 3 लाख, इस तरह 3,53,000। तो टोटल जनवरी की जो हमारी अमाउंट आ रही है, जनवरी में कितनी पे हुई है, तो वो 2.8 मिलियन की। तो ये जो अमाउंट है ये हमने यहाँ से पिक की है ग्लोबल की, ठीक है, 2.8 मिलियन की। उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 के साथ कि अगर पहले मंथ में इतनी सैलरी दी है तो मल्टीप्लाई 12 कर लेते हैं, एनुअल हमारे पास आ जाते हैं कि इतनी होनी चाहिए। अब उनके सैलरीज एज़ पर लेजर जो उनकी बुक्स में आ रही है वो इतनी आ रही है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 मिलियन का, और जो 1 मिलियन का जो डिफरेंस है इसको देन हमें वेरीफाई करना होता है कि एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारी सैलरी जो है आपकी आनी चाहिए थी 34 मिलियन की और आपकी हैं 35 मिलियन की। तो ये हम उनसे फिर इसका जो डिफरेंस होता है ये हम देन वेरीफाई करते हैं। और इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, रिकन्सिलिएशन हम एक प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें जो उनसी डिफरेंसेस आए होते हैं, अब वो किस रीज़न से आए होते हैं, मोस्टली जो हैं जॉइनर्स की वजह से आए होते हैं कि हमने तो फर्स्ट मंथ की सैलरी ली है ना सिर्फ टोटल। अब फरवरी में या मार्च में एम्प्लॉई ज्वाइन करता है कंपनी, तो उसकी जो सैलरी होगी वो तो इसमें हमने इंक्लूड नहीं की और उसको कर दिया 12 से मल्टीप्लाई। अब उसकी अमाउंट भी जो है वो भी आ रही होगी, मतलब मार्च से अगर वो उसने ज्वाइन किया तो मार्च की सैलरीज भी उसको मिल रही होगी, और एट द एंड अगर उसने पूरे साल काम किया है दिसंबर तक, तो उसको मार्च से लेकर दिसंबर तक सैलरी मिली होगी। लेकिन वो हमारे पास इसमें नहीं आ रही क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट मंथ की सैलरी उठाई है। तो इसीलिए जो है जॉइनर्स की वजह से जो है हमारे पास डिफरेंस आ सकता है। दूसरा लीवर्स की वजह से आ सकता है सेम, कि वो बीच में जनवरी में था हमारे पास, तो उसकी जो है हमने दिसंबर तक सैलरी ले ली, लेकिन वो असल में जो है वो मार्च या अप्रैल में उसने लीव कर दी थी कंपनी, दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया। तो उस केस में हम जो हैं उसकी सैलरी लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हमने ले ली अपनी एक्सपेक्टेशन में, तो उसकी वजह से वो डिफरेंस आ सकता है। और आप देख सकते हैं जॉइनर्स हैं, लीवर्स हैं, फिर देन हमारे पास जॉइनर्स एंड लीवर्स भी होते हैं। जॉइनर्स एंड लीवर्स क्या होते हैं कि फ़र्स्ट मंथ में हमने जो है वो जो एम्प्लॉयज़ थे उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 12 के साथ कि टोटल सैलरी एनुअली कितनी होगी। अब कुछ एम्प्लॉयज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च में उन्होंने ज्वाइन किया है और सितंबर में लीव कर लिया, तो उनको मार्च से लेकर सितंबर तक की सैलरी मिल रही होगी और वो हमारे पास इस एक्सपेक्टेशन में जो है वो नहीं आ रही होगी। तो जॉइनर्स एंड लीवर्स जो है असल में वो हैं जो उसी साल में ज्वाइन भी किया है हमारे पीरियड में और उसमें लीव भी कर दिया। तो उस केस में भी हमारे पास डिफरेंस आ सकता है कि क्लाइंट की सैलरी और हमारी सैलरी जो हमने कैलकुलेट की है, जो एक्सपेक्टेशन हमने बनाई है, तो उस केस में जो है डिफरेंस आ सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो है एक और रीज़न जो है वो इंक्रीमेंट का है कि हमने फर्स्ट मंथ की सैलरी ली है जनवरी में। अब मार्च में जो है वो कंपनी की पॉलिसी थी कि हम मार्च में, हर साल मार्च में इंक्रीमेंट जो है वो देते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनकी सैलरी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5% या 10% इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मार्च में अगर इंक्रीमेंट लगा है तो वो जो है दिसंबर तक वो इंक्रीमेंट की अमाउंट आ रही होगी, लेकिन हमारे पास एक्सपेक्टेशन में हमने जो है वो सिर्फ उस मंथ की सैलरी ली है जिसमें इंक्रीमेंट नहीं लगा जनवरी में, तो वो हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन में भी नहीं आ रहा होगा। तो ये इंक्रीमेंट भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से कंपनी का जो है वो सैलरीज़ और हमारी सैलरीज़ ये मैच नहीं कर रही होगी।
तो इसको हमने रिकन्सिलिएशन, जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर करते हैं ना, कि हमारी जो अपने लेजर में बुक्स में जो है, कंपनीज़ के बुक्स में जो कैश आ रहा होता है और बैंक स्टेटमेंट में जो कैश आ रहा होता है वो अक्सर मैच नहीं करता, तो उसकी फिर हम रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर करते हैं। रिकन्सिलिएशन में हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स आ जाते हैं कि जो हमने चेक्स इशू किए हैं लेकिन उसमें प्रेजेंट नहीं हुए अभी तक, ये प्रोसेस नहीं हुए बैंक में, तो हमने अपने लेजर में से तो वो डेटा कर लिया लेकिन बैंक स्टेटमेंट ने अभी तक नहीं की, तो उस केस में डिफरेंस आ रहा होता है, तो उसकी जैसे रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर करते हैं इसी तरह हम इसकी भी फिर रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर करेंगे और इन दोनों को जो है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है उसको हम कम से कम कर लेकर आएंगे। ठीक है। इसका टोटल हमारे पास इतना हो गया, ये जो 1 मिलियन था ये एट द एंड हम इसको ले आए हैं 20,000 पे, और परसेंटेज जो आ गई हमारे पास, ये आप देख सकते हैं टोटल सैलरीज का जो है 20,000 वो 0% बनता है समथिंग। तो इस परसेंटेज को जो है वो कम से कम लेकर आना होता है, 0% आ गया तो वेल एंड गुड। तो उस केस में जो है हमारी वर्किंग बस वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट हो जाती है कि 0% तक अगर आ जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट कोई नहीं है। अगर ये जो है जॉइनर्स, लीवर्स, इंक्रीमेंट्स, ये अगर हमें देन वेरीफाई करनी होती हैं। इसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि हम उनसे जो है जॉइनर्स के लिए वो ले लेते हैं, ये लिस्ट ऑफ जॉइनर्स एंड लीवर्स ड्यूरिंग द ईयर, वो हमें लिस्ट देते हैं क्लाइंट कि इस साल में जो है जॉइनर्स हमारे पास इतने आए थे इस मंथ में, और लीवर्स जो थे जिन्होंने कंपनी लीव कर ली वो हमारे पास इतने हैं, और वो हम साइन एंड स्टैम्प कर लेते हैं, एज अ कंफर्मेशन हमारे पास आ जाता है कि भाई क्लाइंट जो है वो कंफर्म कर रहा है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं कि वो हमें रिटर्न लिख के दे रहा है कि हम जॉइनर इतने ही हुए हैं और लीव इतने की हैं, और साइन एंड स्टैम्प भी कर लेता है, तो उस पर हम पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन फर्दर आपने टेस्टिंग करनी है जॉइनर एंड लीवर की, तो उसके आप जो हैं ये उसकी फ़ाइल भी देख सकते हैं, ये अपॉइंटमेंट लेटर देख सकते हैं उसका, कि ये इस मंथ में जो है ये क्लाइंट जो क्लेम कर रहा है कि इस मंथ में इस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था, तो उसकी हम अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट लेटर दे दें कि इसने इस मंथ में ज्वाइन किया भी है या नहीं। तो फर्दर उसको टेस्ट करने के लिए हम वो भी ले सकते हैं। लीवर्स के लिए भी इस तरह सेम रिजिग्नेशन लेटर या जो है जो भी उस जिस रीज़न से भी उसने लीव किया है, तो वो हमारे पास उसका कोई एविडेंस होगा क्लाइंट से के पास, तो वो हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। देन जॉइनर लीवर के भी सेम इंक्रीमेंट का हम अप्रूवल जो होता है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि इसका अप्रूवल दे दें कि कितना % जो है इंक्रीज़ आएगा। और ये जो अमाउंट है इंक्रीमेंट की, ये हमने कहाँ से उठाई है, 1.6 मिलियन की। वह एम्प्लॉयज़ वाइज मंथली जो है उसमें देख सकते हैं इस एम्प्लॉय की सैलरी जनवरी में भी इतनी, फेब में भी इतनी, देन मई में जो है इनको इंक्रीमेंट मिला है और वो चेंज होकर 195 तक पहुंच गई है। तो इसका जो इंक्रीमेंट है वेरिएंस डिफरेंस हमने किसका लिया हुआ है कि जो टोटल ये वाला जो टोटल है सारा, इसको हमने सम किया हुआ है। देन हमारे पास जो है वो वेरिएंस वेरिएंस जो है हमने हमारे पास कॉलम बनाया हुआ है, हमने उसमें भी सेम किया है कि जनवरी की सैलरी लेकर उसको मल्टीप्लाई कर लिया 12 के साथ। ये देख सकते हैं जनवरी की सैलरी ली है हमने और उसको मल्टीप्लाई कर लिया 12 के साथ। अब इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे इंक्रीमेंट के अमाउंट, इसमें सिर्फ आ जाएगी डिफरेंस में कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी पूरे साल अगर सेम रही है और इंक्रीमेंट कोई नहीं लगा तो टोटल और वेरिएंस ये दोनों फिर मैच कर रही होंगी। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं कर रही, इसमें भी हमने सेम एक्सपेक्टेशन ही ली है, तो अगर ये दोनों सेम नहीं है, अगर इंक्रीमेंट कोई नहीं है तो उस केस में अगर सेम होगी, अगर सेम नहीं है तो इसका ऑब्वियस रीज़न यही है कि वो इंक्रीमेंट आया होगा या जो है वो लीव कर दिया होगा एम्प्लॉय ने। तो ये जो है हमारे पास इंक्रीमेंट की, जैसे हम देख सकते हैं दिसंबर तक इस एम्प्लॉय ने काम किया है, लीव नहीं किया बीच में,
तो इसका जो है ऑब्वियस रीज़न फिर यही होगा कि इंक्रीमेंट आया होगा। तो इसको हमने फिर डिफरेंस लेके हमारे पास ये सिर्फ इंक्रीमेंट की अमाउंट आ गई। इसी तरह हमने सेम सारों के साथ किया है और ये हमारे पास 1.6 के इक्वल आ गया। तो ये हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो सा इसमें इंक्रीमेंट्स आ रहा है ना, आ रहा है, तो इसको हम वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जॉइनर्स आ गए। जॉइनर्स की हम इसमें जो से हमने अमाउंट पुट की है, तो जॉइनर्स हमें उन्होंने बताया कि ये एम्प्लॉई थे, एम्प्लॉई 1, इसने ज्वाइन किया था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने लिखा हुआ है 12 अगस्त को। ईयर एंड जो हमारे पास 31 दिसंबर है, तो 12 अगस्त को अगर ज्वाइन किया है तो अगस्त से 31 दिसंबर तक की हम सिर्फ सैलरीज ले लेते हैं और इतनी अमाउंट आ गई है। नंबर ऑफ़ डेज़ अगर वो हमसे उनसे पूछ सकते हैं कि आप जो है किस की बेसिस पर, मंथली बेसिस पर फिक्स सैलरी देते हैं या नंबर ऑफ़ डेज़ की बेसिस पर देते हैं। तो नंबर ऑफ़ डेज़ पे अगर कर लें तो ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास अमाउंट आ जाती हैं। ये भी एक एक्सपेक्टेशन ही है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ईयर एंड तक उसकी सैलरी इतनी होगी। तो ये भी मतलब हम उसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट, ये भी हमने एज एक्सपेक्टेशन ही ली है कि उसकी सैलरी जो है अगर अगस्त में ज्वाइन किया है तो दिसंबर तक जो है टोटल सैलरी इसको इतनी मिली होगी। सेम एम्प्लॉई 2 के लिए भी उसने 74 डेज जो है वो काम किया है, तो उसका भी हम वो कर सकते हैं। ये अब देख सकते हैं डिवाइडेड बाय 30 किया हुआ है और कि मतलब मंथली सैलरी जो है वो एम्प्लॉई की इतनी है, तो डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 74 के 30 दिन की सैलरी अगर इतनी है तो 74 डेज़ की कितनी होगी। तो ये हमारे पास भी एक एक्सपेक्टेशन, और ये जो 5 लाख की अमाउंट है इसको हम देन यहाँ इनपुट कर लेते हैं रिकन्सिलिएशन में। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये लीवर्स के भी इसी तरह जो है अलग शीट बनाई हुई है और उसका देखा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में हमारे पास ये एम्प्लॉई आ रहे होंगे, लेकिन हमने अभी इसमें देखना है कि जॉइनर्स ने इतने दिन काम किया था, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं अपने एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये हमने एक्सपेक्टेशन में हमारे ये नहीं था, तो इसलिए इसको ऐड करना चाहिए एक्सपेक्टेशन में। लीवर्स को जो है वो हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन में तो लिया है अपने, लेकिन वो असल में लीव कर लिया था उसने, और हमने जो है पूरे साल की ली है। तो हमें फिर देखना होगा कि किस दिन जो है वो किस मंथ में लीव किया। 31 जुलाई को लीव किया, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सैलरी हमने एक्सपेक्टेशन में तो ली होगी, तो उसको फिर हमें सिर्फ माइनस करना होगा, डिडक्ट करना होगा। तो ये लीवर इफ़ेक्ट, ये इसको भी हमने उसी तरह ही सेम कि नंबर ऑफ़ डेज जो है बाकी कितने आ रहे थे जिसमें हमारे पास वो एम्प्लॉई नहीं था कंपनी में और सैलरीज उसको नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन में आ रहा है, तो उतने डेज़ की जो है हम माइनस कर लेते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, जॉइनर्स एंड लीवर्स का भी सेम इसी तरह ही करना है। और एम्प्लॉय वाइज मंथली मैंने जैसे आपको बताया कि वो क्लाइंट से ही हम ऑब्टेन करते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये वेरिएंसेस और डिफरेंस आ सकता है, इंक्रीमेंट हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से जो है वो ज़्यादा डिटेल भी हम इसमें देख सकते हैं कि अगस्त में जो है वो इंक्रीमेंट किस में लगा था, वो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे 309 है, तो ये इसका मतलब है सारों को जो है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ को मई में ही इंक्रीमेंट आया है। तो वो आप देख सकते हैं इसमें जो है इसको इंक्रीमेंट नहीं मिला, इसको जो है मिला है 134 था, अभी 1,50,000 है। तो इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं। फिर हम मई में इसका मतलब अप्रूवल मिला है, ये इंक्रीमेंट मिला है सबको, तो इसके लिए फिर हम अप्रूवल जो है उनसे डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाते हैं सैलरी एरियर्स। सैलरी एरियर्स असल में क्या है कि वो जो इंक्रीमेंट लगा है वो इफ़ेक्टिव था ये जनवरी से। अब इसका अप्रूवल मैंने देखा हुआ है इसलिए मुझे पता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सैलरी का इंक्रीमेंट आया है 1 मई में, ये इफ़ेक्टिव था जनवरी से, कि जनवरी से एम्प्लॉयज़ को जो है वो इतना इंक्रीमेंट दे दें। तो अब वो
बैक पे तो वर्किंग नहीं कर सकते, मतलब उस जनवरी फरवरी उसकी सैलरीज को तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसमें उन्होंने इतना पे किया हुआ है। तो वो उन्होंने सैलरी एरियर्स जो हैं वो मई में, एरियर्स जो हैं आपको पता है वो ऐसा एक्सपेंस होता है कि मतलब पहले हुआ है बाद में दिया है, पेमेंट बाद में हुई है, तो उसको सैलरी एरियर्स का नाम दिया हुआ है। सैलरी एरियर्स जो हैं वो हमारे पास कैसे आया, हमने अप्रैल और मई का सिर्फ डिफरेंस लिया है कि इंक्रीमेंट टोटल आया कितना है। हमारे पास टोटल इतना जो है वो इंक्रीमेंट आया है 8 लाख और 12,000 का। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है उसमें भी आ रहा है जौन सा हमने मंथली बनाया था सैलरीज़ का, तो उसमें अदर अलाउंस कह रहा हूँ 8,70,000 का, ये एरियर्स के नाम से, 8,12,000 का इस नाम से आ रहा है मई में कि ये एरियर्स है। मतलब जनवरी फेब मार्च अप्रैल इन सारों के जो है एक्सपेंस वो इसमें पे हुआ है, तो इसको इसलिए एरियर्स का नाम दिया। तो इसको भी हमने रिकैलकुलेशन करके यहाँ से हम वेरीफाई कर लिया है कि अच्छा अप्रैल में इतनी थी, मई में इतनी थी, इस एम्प्लॉय की इतना जो है इंक्रीमेंट मिला है। तो इसका जो टोटल करेंगे कि सारे एम्प्लॉयज़ को टोटल कितना मिला है, वो एरियर्स होगा हमारे पास ऑब्वियसली। तो उसको हम फिर अप्रूवल जो मैंने आपको बताया इंक्रीमेंट का, बस वो ऑडिट एविडेंस के लिए ले सकते हैं। बाकी हमने रिकैलकुलेशन कर लिए कि इन्होंने जो एरियर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किए हैं तो वो जो है मतलब ट्रू हैं या नहीं, तो इसको हमने रिकैलकुलेशन जस्ट की हुई है कि ये एरियर जो हैं वो इंक्रीमेंट ही हैं और इफ़ेक्टिव है जनवरी से, तो उसको हमने लिया हुआ है ये रिकैलकुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 13 सैलरी आ गई। 13 सैलरी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक एडिशनल सैलरी है, बोनस समझ लें कि हर एम्प्लॉय को जो है वो लास्ट मंथ में एक एडिशनल सैलरी भी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी 50,000 है मंथली, तो आपको दिसंबर में जो है 1 लाख अमाउंट मिल रही है, तो वो 13 सैलरी जौन सी होगी हमारे पास। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जौन सी एम्प्लॉय वाइज मंथली सैलरीज थी, दिसंबर की सैलरीज हमने पिक की है और उसको जो है इधर लिख लिया, उसका हमने सम किया है टोटल, ये हमारे पास 3 मिलियन के इक्वल आ रहा है। तो इसको हम जो है देन मैच कर सकते हैं। ये उनके जो बुक्स में उन्होंने 13 सैलरी के नाम से मेंशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनकी बुक्स में जो डेटा आ रहा है ये वहाँ से हमने उठाया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था डेटा एनालिसिस करके हम ये शीट प्रिपेयर की है, तो ये हमने उनकी बुक्स में जो अमाउंट आ रही है वो हमने ली है। अब उनकी बुक्स में अमाउंट 13 सैलरी के नाम से 2.9 मिलियन समथिंग की आ रही है और हमारे पास 13 सैलरी कितनी है 3 मिलियन की। तो इसका जो फिर डिफरेंस है वो हम फिर उनसे एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है हमारी कैलकुलेशन में और आपने जो 13 सैलरी अपने बुक्स में रिकॉर्ड की हैं तो इसमें वेरिएंस जो है वो क्यों आ रहा है। तो अगर वो फिर रीज़निंग जो है वो जस्टिफाइबल लगती हैं, उसको जो है रीज़नेबल हों तो रिलाई कर सकते हैं, अगर रीज़नेबल ना हो तो उसकी फिर फर्दर वेरिफिकेशन उनसे जो है वो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं अदर लेबर कॉस्ट। अदर लेबर कॉस्ट में जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी कि वाउचिंग जो है मैंने बताया था एक्सपेंसेस में हम वाउचिंग जो है वो कैसे करते हैं, तो इसका हमने अदर लेबर कॉस्ट जो है वो इस मतलब वन ऑफ अमाउंट होगी, तो कुछ ही जो है वो पूरे ईयर में पे हुई होंगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं टोटल 3 कुछ अमाउंट वो पे हुई हैं 86 लाख की और 3,000 की। तो इसकी हम फिर मंथली तो प्रिपेयर कर नहीं सकते, एनालिटिकली देख नहीं सकते, तो इसकी फिर हम देन वाउचिंग ही करते हैं। और वाउचिंग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में कि वाउचिंग जो है वो कैसे करते हैं, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिक्रूटमेंट कॉस्ट। जैसे रिक्रूटमेंट कॉस्ट हर एक कंपनी की होती है कि वो कोई रिक्रूटमेंट जब करती हैं
तो उस केस में वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती हैं, उन केस में उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी जो है वो लग जाती है, जो भी मतलब कॉस्ट उनकी इनकर होती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो वो भी हमारे पास कुछ ही अमाउंट होती है पूरे ईयर में, तो उसकी भी हम वाचिंग ही करते हैं। तो ये वाचिंग आप जो हैं देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग हुई हुई है एम्प्लॉयज़ की, वो इस डेट को, एक अक्टूबर में हुई हैं, दूसरी जुलाई में हुई हैं, तो इसकी भी हम वाचिंग कर सकते हैं। और इनकी जो सी भी एक्सपेंसेस जो ट्रांजैक्शन उन्होंने इनकर किए हैं, तो उनके एविडेंसेस वो वहाँ से देख के जो है वाचिंग होती है, तो वो हम जो है यहाँ से देख सकते हैं। इसमें वाचिंग में हम क्या चीज़ें देखते हैं, अप्रूवल देखते हैं, ऑथराइजेशन देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट ट्रेसिंग हो गया हमारे पास, सपोर्टिंग हम देखते हैं कि उनकी सपोर्टिंग्स हैं भी या नहीं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मेंटेन की हुई है उसके लिए, जो भी एविडेंसेस उसकी थी उस ट्रांजैक्शन की, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको सपोर्टिंग कह सकते हैं। तो सपोर्टिंग हम देख सकते हैं कि वो मेंटेन की हुई या नहीं। क्लासिफिकेशन के जो हैं, ये क्लासिफिकेशन इन्होंने ठीक की है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो हमने उसकी इनवाइसेस वगैरह देखी हैं, जो भी एक्सपेंसेस इन्होंने इनकर किए हैं, और वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैं ये हम उसमें हों, कोई कंसल्टेंसी फ़ी हो या रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हो, कोई भी मतलब सैलरीज़ के अलावा जो है कोई और अमाउंट हो, तो उस केस में जो है क्लासिफिकेशन उन्होंने ठीक नहीं की होगी, तो उस केस में हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वाचिंग में देखनी होती हैं, और ये मैंने डिटेल में जो एक्सप्लेन की हैं कि वाचिंग होती कैसे हैं पूरी, तो वो आप लास्ट वीडियो में मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कि जिस वीडियो में मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन के एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइल पे चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं पर्सनल फ़ाइल के नाम से ये है। इसमें हम जो है एम्प्लॉयज़ की जो है सैम्पल बेसिस पे हम कुछ एम्प्लॉयज़ के फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे एम्प्लॉयज़ का नाम लिख लेते हैं, डेजिग्नेशन लिख लेते हैं, देन हम उनकी पर्सनल फ़ाइल्स जो हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं। उसमें जो है हमारे पास कंपनीज़ की पॉलिसी होती हैं कि वो किस बेसिस पे जो है रिक्रूटमेंट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो है ये किसी बड़ी डेजिग्नेशन पर, हाई डेजिग्नेशन पर जो है एम्प्लॉय काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सीएफओ की डेजिग्नेशन है, तो उस केस में हम फिर पर्सनल फाइल्स में हम उनकी सीवीज़ देखते हैं, क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सीएफओ की डेजिग्नेशन है और उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक हो, तो उस केस में जो है हम कह सकते हैं कि ये नॉन कंप्लायंस है, इसकी वर्किंग पे हम रिलाई कर ही नहीं सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो वर्किंग जो अमाउंट्स हैं, फिगर्स हैं, उस पर फिर रिलाई कर नहीं सकते कि ये मैट्रिक जो है वो जस्ट पास आउट हुआ है और वो जो है सीएफओ की डेजिग्नेशन पर है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि एनआईसी देख लेते हैं कि वो सीएनआईसी कि ये पर्सन एक एम्प्लॉय एग्जिस्ट कब भी करता है या नहीं, वैसे ही है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि हाई डेजिग्नेशन है और एक्सपीरियंस उसका कुछ भी नहीं है, तो इस केस में भी हम रिलाई कर नहीं सकते उस पर। इस तरह की चीज़ें, जॉब ऑफ़र लेटर हमारे पास हो गया, उसमें जॉइनिंग लेटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम देन इंस्पेक्ट करते हैं, और जो चीज़ मिसिंग है उसको हम क्रॉस कर पॉइंट रेज कर सकते हैं कि ये जो है वो ठीक नहीं है उसमें सैलरीज एंड वेजेस में, और इस उस पर फिर हमें ऑब्वियसली डिटेल वर्किंग करनी होती है, ठीक है। तो ये सारों का सेम इसी तरह ही करने हैं। डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है, सारे एम्प्लॉयज़ की सीएनआईसी, जॉइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, क्वालिफ़िकेशन, वो सारी हमने देखनी होती हैं, इंस्पेक्शन करनी होती हैं। देन हमारे पास ईओबीआई की आ जाती है पेमेंट। ईओबीआई की जो है वो हमें देखनी होती है, ये एस लॉ की रिक्वायरमेंट है कि वो हर कंपनी जो है उन्होंने ईओबीआई जो है हर एम्प्लॉय का पे करना होता है। अब इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होती है।
ये देख सकते हैं आप 1% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 5% होती है, मतलब टोटल 6% की वो इन्होंने कंपनी ने EUBI पेमेंट करनी होती है ये गवर्नमेंट को। तो उस केस में जो है हमारे पास आप देख सकते हैं एज़ पर ऑडिटर कैलकुलेशन, ये भी हमने एक्सपेक्टेशन ही एक ली हुई है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमने जनवरी में लिए हुए हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने थे जनवरी में, उसको हमने देन हमारा मिनिमम वेज लिया हुआ है 20,000 का, और देन हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ गई। टोटल एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कितनी हमारे पास, ये आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 200 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ मंथ्स किया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा, ये मिनिमम वेज रेट जो है वो इसमें आप देख सकते हैं जून में हमारे पास चेंज हुआ है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और हमारे पास जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास जो है हम मिनिमम वेज रेट जो चल रहा है उसी का जो है वो 1% एम्प्लॉय और 5% फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिनिमम वेज रेट का ही लेते हैं, और वो उन्होंने कंपनी ने पे करनी होती है। तो जून में हमारे पास पाकिस्तान में आपको पता होगा 25,000 हो गई मिनिमम वेज रेट, 25,000 हो गया। तो उस केस में फिर हमने इसको चेंज किया और फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी उसमें हमारे पास बढ़ गई है। तो ये तो एज़ पर ऑडिटर कैलकुलेशन जो हमने की है। देन हमारे पास एज़ पर लेजर भी आ रहा है, और इसके अमाउंट को हमने मैच करना है ये अपनी कैलकुलेशन के साथ, और उसमें डिफरेंसेस आपको ये नज़र आ रहे हैं, जो उनसे डिफरेंसेस इनसिग्निफिकेंट हैं तो वो भी जो हैं ये इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ अमाउंट जो हैं वो आप देख सकते हैं 2500 की, तो वो जो हैं ये सिग्निफिकेंट है, वो नॉन कंप्लाइंस भी अगर वो लॉ की रिक्वायरमेंट है और उससे मीट नहीं हो रही, तो ये 10 एम्प्लॉयज़ के वो हैं, तो इसलिए इसका वो चेंज भी हो सकता है ये जॉइनर्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास एज़ पर चालान आ जाता है। एज़ पर चालान में भी जो है हम वो कर सकते हैं, ये जो चालान पे करते हैं ये कंपनी जो पेमेंट करती है इसके ऊपर उसको चालान कहते हैं। तो उसको जो है एज़ अमाउंट एज़ पर चालान ही हमारे पास आ गई है 13,122 की। तो इसको जो है ये डिफरेंस हम वो ले सकते हैं, अपनी जो कैलकुलेशन की है उसके साथ वो मैच कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है ये कोई डिफरेंसेस आते हैं तो वो भी हम एक्सप्लेनेशन उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। 78 का डिफरेंस आ रहा है, मिनिमल सा है, नीचे 3000 का आ रहा है ये, तो इसका जो है मतलब सिग्निफिकेंट है। तो ये अगर इसके भी रीज़न्स ये होंगी कि हमने जो कैलकुलेशन में अपनी कैलकुलेशन में अमाउंट ली है वो जॉइनर्स की वजह से हो सकती हैं कि जॉइनर्स आए हों और उसी मंथ में इन्होंने इसलिए चालान कम या ज़्यादा पे किया हो, तो ये रीज़न भी हो सकती हैं। देन हमारे पास जो है ये नीचे ये भी ज़ीरो है। अच्छा, देन हमारे पास ड्यू डेट आ जाती है। ड्यू डेट जो उनसी होती हैं वो हर मंथ के, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी का हम अगर चालान पे करते हैं, ये यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो वो फरवरी उसकी ड्यू डेट फरवरी 15 ऑफ फरवरी होगी, मतलब हर मंथ की 15 डेट जो है वो ड्यू डेट होती है। तो जनवरी की 15 फरवरी होगी, फरवरी के लिए 15th ऑफ मार्च जो है वो होगी। देन पेमेंट डेट आ जाती है हमारे पास 3 फरवरी है, तो ये मतलब जल्दी पे किया है। अगर ये लेट पेमेंट की हो तो वो भी मतलब हम पॉइंट रेस कर सकते हैं कि ये जो है वो नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं और लॉ की जो है वो रिक्वायरमेंट है उसको जो है ये लेट पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जैसे देख सकते हैं बिफोर ड्यू डेट है, तो इसीलिए इसको भी इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस आ जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस का जो हमने देखा था कि मेडिकल ब्रेकअप में हमारे पास आ रहा था ये, इसका जो है हम ले सकते हैं, ये एग्रीमेंट ले सकते हैं। इसका जो है क्वार्टरली आ रहा है, वो डेटा एनालिसिस से जो है वो पे कर सकते हैं क्वार्टरली मेडिकल इंश्योरेंस। ये सपोर्टिंग आप देख रहे हैं मैंने अटैच की हुई है, इसको ओपन करेंगे तो ये एग्रीमेंट होगा इसमें ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इस अमाउंट को हमने मैच करना है, ये अप्रैल टू जून और इस तरह। अगर ये दोनों मैच नहीं होती
तो उस केस में भी जो है ये एग्रीमेंट के अमाउंट के साथ अगर मैच नहीं करी लेजर की, तो इसका मतलब है लेजर में अमाउंट सही कैलकुलेट नहीं हुई, तो उस केस में भी जो है वो पॉइंट रेज कर सकते हैं एंड एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोविडेंट फंड, आ जाता है सीपीएम कंट्रीब्यूशन। ये मंथली मैंने प्रिपेयर किया है, वो भी सेम डेटा एनालिसिस से एंड वेरिएंसेस आ रहे हैं हमारे पास जनवरी फरवरी। और ये प्रोविडेंट फंड असल में होता है ये उसके लिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को पेंशन भी पे करती हैं, तो उससे जो है ये कंट्रीब्यूशन पे करती हैं एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। वो कंट्रीब्यूशन जाती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, इसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मेंटेन की होती हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये आगे इन्वेस्ट करती हैं उस अमाउंट को, उन कंट्रीब्यूशंस को। तो उस केस में जो है ये आगे इनके पास प्रॉफिट आता है, तो इसमें कंपनीज़ को भी जो है बेनिफिट होता है, प्रॉफिट जो उनको मिल रहा होता है, और देन एम्प्लॉय को भी वो पेंशन जो है एट द एंड उनको मिलना होता है। तो इससे जो है ये हमारे पास उन दोनों की वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की जो है कंट्रीब्यूशन सैलरी से डिडक्ट करके वो उसमें डालते हैं कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में। एंड इस तरह जो है ये हमारे पास साथ में वेरिएंसेस भी आ रहे हैं। वेरिएंसेस जो हैं मंथ वाइज आ रहे हैं कि हर मंथ में कितनी जो है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये मंथली बेसिक सैलरीज़ का जो है हर कंपनी की अपनी एक वो होती है, पॉलिसी होती है। तो एम्प्लॉयर जो है उसमें पॉलिसी के मुताबिक जो है वो करता है। इसमें आप देख सकते हैं 9% जो है वो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉय के लिए, और एज़ पर लेजर जो है ये अमाउंट अब आ रही है हमारे पास। तो एज़ पर लेजर जो अमाउंट आ रही है, और हम अपनी कैलकुलेशन की हुई है कि बेसिक सैलरी उठाई हुई है एंड उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 9% के साथ। तो इन दोनों को जो है हम ले सकते हैं, ये मैच कर सकते हैं कि ये दोनों जो है मैच कर रही हैं या नहीं। अगर 9% वो कह रहे हैं पॉलिसी के मुताबिक 9% कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर, तो ये मैच होनी चाहिए। बेसिक सैलरीज़ भी जो है हमने वो एम्प्लॉय वाइज मंथली ही से उठाई है एंड उसका 9% जो है जनवरी हर मंथ के लिए 9% ही लिया हुआ है हर मंथ की सैलरी का। ठीक है, तो आगे हमारे पास ये एज़ पर लेजर कंट्रीब्यूशन के वेरिएंस भी आ जाता है। इन दोनों में जो है जो वेरिएंस आ रहा होगा, तो ये 343 का, तो ये भी इनसिग्निफिकेंट है। बाकी 73,000 का एक वेरिएंस आ रहा है, तो ये इसकी हम एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं क्लाइंट से। एंड जो है वो अगर रीज़नेबल लगती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो है हम डिटेल टेस्टिंग करेंगे उस पर। और ये इन परसेंटेजेस में आ गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास स्टाफ अलाउंसेस आ जाते हैं। जैसे स्टार्ट में जो है वो ब्रेकअप में हमने देखा था, तो इसका भी मंथली जो है वो पहले शीट में हमने मंथली बनाया हुआ है। मंथली भी सेम वो डेटा एनालिसिस से की हेल्प से जो है मंथली बनाया हुआ है कि मंथ में कितनी वो हो रही हैं एज़ पर लेजर। नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं ये जनवरी मंथली जो है आ रही हैं। अब इनकी कोई वो होगी, पॉलिसी होगी कि वो कंपनी जो है हर मंथ में 4167 जो है वो पे करती होगी हर एम्प्लॉय को। तो इस केस में हमने जो है OPD मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ किया हुआ है कि उस जनवरी में 11 एम्प्लॉयज़ थे, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया एज़ पर रिकैलकुलेशन लिखा हुआ है। तो ये रिकैलकुलेशन करेंगे और इसको देन मैच करेंगे ये उसके साथ जो अदर अलाउंसेस मैनेजमेंट ने वो किए हैं, ये अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, और ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई किया, देन हमारे पास वेरिएंसेस इसमें भी आ गए एंड वेरिएंसेस अगेन सिग्निफिकेंट हो तो एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करेंगे, अगर रीज़नेबल लगती है तो। ठीक
ठीक है, जस्टिफाइबल नहीं है तो डिटेल टेस्टिंग करेंगे उस पर। परसेंटेजेस में भी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉय टैक्स वर्किंग आ गई है। एम्प्लॉय टैक्स वर्किंग जो है, जैसे हमारा ईयर 31 दिसंबर और पाकिस्तान का टैक्स पीरियड है जुलाई टू जून, तो इसका मतलब जनवरी से जून तक एक टैक्स रेट होंगे हमारे पास, और जुलाई में कोई चेंजेस अगर आई हों तो जुलाई के लिए हमने अलग वो बनाया हुआ है टैक्स स्लैब्स जो से उसके होते हैं। रेट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, तो इस केस में हमने अलग अलग बनाए हुए हैं ये जनवरी टू जून। एंड ये जो है एज़ पर कैलकुलेशन जो हमारे पास टोटल जो है 6 मंथ्स का हमने टोटल फाइंड किया है कि जनवरी टू जून जो है वो कितना आता है। ये ईयरली है, लेकिन बाद में इसको डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि उसमें 6 मंथ्स का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह जुलाई टू दिसंबर हमने कैलकुलेट किया हुआ है ईयरली। एंड देन टोटल में जो है C+D उसका जो है हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास दोनों का जो है एवरेज एक अमाउंट आ जाएगी। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन ही है। एंड इसको भी जो है देन हम मैच करेंगे ये जो सा क्लाइंट ने डिडक्शन की है, टैक्स की डिडक्शन की है, तो इसमें हमारे पास वेरिएंसेस जो हैं सेम। अगर हमारे इस पर और कैलकुलेशन अगर ज़्यादा आते हैं और क्लाइंट के कैलकुलेशन से जो है वो कम आते हैं, तो वो उस केस में हम दोबारा वो करेंगे, डिटेल टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि कम जो है टैक्स अगर हो तो नॉन कंप्लाइंस है, ये टोटल देख सकते हैं 32 का डिफरेंस है, मतलब हमारा जो है ज़्यादा है उनका कम है, तो इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये सैलरीज वाउचिंग। ये एक मंथ हम उठाएंगे और उस मंथ का जो है ये जनवरी मैंने इसमें पिक किया है, और जनवरी में जो है सारे एम्प्लॉयज़ का जो है हमारे पास इसमें वो आ रहे हैं PF कंट्रीब्यूशन, और ये टोटल डिडक्शन कितनी हुई हुई है। तो इसको जो है हम वेरीफाई कर लेंगे कि वो एज़ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है एज़ पर ट्रांसफ़र लिस्ट और जो भी उन्होंने सपोर्टिंग अटैच की हुई है कि कितनी डिडक्शन करनी है, तो वो हम सपोर्टिंग ये मैंने अटैच भी की हुई है इसमें, जो से डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं इसके लिए। तो ये जो है हम वॉचिंग जो है एक मंथ की वॉचिंग परफॉर्म करेंगे, तो उससे हमारा जो है मतलब उसका रिस्क कम हो जाएगा कि कोई अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको बाकी भी हम वो कर सकते हैं। तो ये लास्ट शीट है हमारे पास। एंड आज के लिए इतना ही। बाकी जो है वो इंशाल्लाह अब आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको किस अकाउंट हेड पर वर्किंग चाहिए, तो किस अकाउंट हेड की मतलब ऑडिट कैसे परफॉर्म होता है, तो वो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।